खबर ये भी है, एनआईए दफ्तर के सामने मेट्रो का गेट बंद कर दिया गया है। जेएलएन मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 बंद कर दिया गया। मुख्यालय के सामने लोगों की आवाजाही को भी रोक दिया गया है। एनआईए दफ्तर के सामने मेट्रो का गेट बंद कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 बंद कर दिया गया है। इधर मुख्यालय के सामने लोगों की आवाजाही को रोक दिया गया है। तो फिलहाल बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। देखिए, दोपहर तक कोशिश यही होगी कि एनआईए के हेडक्वार्टर में पहुंच जाए और इस वक्त चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। जो मेट्रो है सामने, एनआईए के दफ्तर के ठीक सामने जो मेट्रो है उसका गेट नंबर 2 है, उसे बंद कर दिया गया है। पूरी दिल्ली इस वक्त अलर्ट मोड पर है। देखिए, हो भी क्यों ना, चूंकि 2008 से जिसकी तलाश थी, जिसको लाने की पूरी कोशिश 2009 से की जा रही है, वो आखिरकार देश में आ रहा है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन जिसने मुंबई हमले की साजिश को अंजाम दिया, डेविड कोलमैन हेडली का ये बचपन का दोस्त, जिसने उसको नसीहत दी, जिसने उसके लिए इंतजामात किए, जिसने आतंक को पनाह दी, वो आज भारत लाया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीर जरा देखिए आप, ये मेट्रो की तस्वीर है जहां गेट नंबर 2 को पूरी तरीके से आज बंद रखा जाएगा। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। आज का दिन बहुत खास है हिंदुस्तान के लिए, दिल्ली के लिए और तमाम सुरक्षा एजेंसियों के लिए। जेएलएन मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 बंद रखा जाएगा, ये बड़ी जानकारी। तो मुंबई हमले का दोषी तहव्वुर राणा दोपहर तक भारत लाया जाएगा। अमेरिका से आ रही स्पेशल फ्लाइट दिल्ली में लैंड होगी। इस बीच आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था चप्पे चप्पे पर मौजूद है, न सिर्फ एयरपोर्ट पर बल्कि जहां जहां से तमाम जानकारी के साथ। और ज्यादा जानकारी हम रक्षा विशेषज्ञ जी से लेंगे। हमारे साथ आनंद कुमार जी लगातार जुड़ गए हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत सबसे पहले आपका न्यूज इंडिया पे। देखिए, बहुत लंबा इंतजार और सबसे बड़ी बात आनंद जी ये कि अपने इंतजार में हम खरे उतरे, अपने इंतजार को हमने जाया नहीं जाने दिया। तहव्वुर राणा का अब हिसाब होगा, अब देश आएगा। हाँ, तहव्वुर राणा ने हमारे देश के साथ बहुत बड़ा खतरनाक खेल खेला था। और जो 26/11 की जो घटना थी जिसमें कि 160 से अधिक लोग मारे गए थे, उसमें इसका महत्वपूर्ण हाथ था। और ये जो है पाकिस्तान के आईएसआई एजेंसी से भी जुड़ा हुआ है। तहव्वुर राणा के भारत आने का जो सबसे बड़ा लाभ है वो ये है कि पाकिस्तान की जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है वो अब बिल्कुल खुल करके सामने आ जाएगी। और ऐसा मतलब शुरू से कहा जाता रहा है कि पाकिस्तान ने भारत के अंदर अनेक आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया, और लेकिन कभी वो इस प्रकार का ठोस सबूत नहीं मिल पाया था, एक अजमल कसाब के अलावा। उसके बाद ये अब ये दूसरा सबूत है जो बिल्कुल कन्विंसिंगली उसको साबित करेगा कि पाकिस्तान जो है इन हमलों में शामिल था। और अब पाकिस्तान किसी भी तरह से ये मतलब इसको डिनाई नहीं कर पाएगा कि वो भारत के खिलाफ जो भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं उसके साजिशकर्ता पाकिस्तान ही है। अच्छा, इस बीच हम ये कह सकते हैं तमाम राजफाश होंगे। हमेशा से पाकिस्तान जो है वो किस तरीके से एक अच्छा पड़ोसी होने का तो कभी धर्म अदा कर ही नहीं सका, लेकिन लगातार आतंकवाद की जड़ें वहां मजबूत हैं। आतंकवाद लगातार हमारे देश में फैला रहा है। इस बीच अब मुंह छुपाने के लिए, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि तहव्वुर राणा भारत आ रहा है, कई तरह के सवाल उससे किए जाएंगे। जाहिर सी बात है क्योंकि वो पाकिस्तानी कनाडाई नागरिकता उसको मिली हुई है। तो अब ये समझिए पाकिस्तान के जो राज हैं, जो उसका दोहरा चरित्र है, वो सामने आने वाला है। इसके लिए उसको तैयार भी रहना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान का जो दोहरा चरित्र है वो अब खुलकर के सामने आ गया है। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि जो 26/11 का जो साजिश करता है वो स्वयं भारत आ रहा है। और एक्चुअली अभी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो हमारे लिए एक तरह से लाभकारी हुई है, क्योंकि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था वो आतंकवाद के खिलाफ या जो इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म था उसके खिलाफ इतना सख्त नहीं था। लेकिन ट्रंप और जो उनकी टीम है वो आतंकवाद के खिलाफ बहुत ही सख्त है और वो इस पे ठोस से ठोस कदम लेने जा रहे हैं।
और इस कारण से जो है तहब्बुर राना को भारत भेजा गया है, जबकि उसने पुरजोर कोशिश की कि वो भारत आने से वो बच जाए। लेकिन अब ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से साबित हो जाएगा कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवादी गतिविधियों को भारत के खिलाफ अंजाम देता रहा है, हम्म। और वो उसका जो दोहरा चरित्र है वो बिल्कुल खुलकर सामने आ जाएगा। पाकिस्तान में जो आतंकवाद का जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है, चाहे वो जैसे मोहम्मद हो या लश्कर ए तोयबा हो, और ये सब जो ग्रुप थे जो भारत के खिलाफ जगह जगह हम्म। फैला रहे थे, कश्मीर जैसे प्रदेश में जो इन्होंने लगातार जो एक आतंकवाद का प्रॉक्सी वॉर जो चला रखा था, अब उसको एक सेटबैक लगने की संभावना है। और पाकिस्तान, वैसे पाकिस्तान से आप ज्यादा उम्मीद ना रखें, पाकिस्तान अपनी गतिविधियों से बाज नहीं आएगा। ये तो सबको पता था कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद में शामिल है। ये एक एक नया प्रमाण उसके खिलाफ मिल रहा है, लेकिन ये उम्मीद करना कि पाकिस्तान जैसा सातिर देश जो भारत के खिलाफ बिल्कुल लगा हुआ है हर तरह से, वो कोई अपनी गतिविधियों में कमी आने, लेकिन भारत के लिए एक अच्छा अवसर है कि हम पाकिस्तान के का जो वहां पे तंत्र है उसके बारे में कुछ जानकारी हो सकता है तहब्बुर राना से हमें मिले, कि कैसे वहां पे ये आतंकवाद का खेल खेला जा रहा है और कौन लोग हैं जो इस खेल को अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल जाहिर सी बात है, पाकिस्तान का दोहरा चरित्र तो उजागर होगा ही। इस बीच ये भी जानकारी कि एनआईए सबसे पहले अपने हेडक्वार्टर में रखेगा, उसके बाद में तमाम जेलों में शिफ्ट किया जा सकता है। या खबरें ऐसी भी छन के आ रही हैं कि पटियाला कोर्ट में ले जाया जा सकता है, वहां पर मेडिकल कराया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें क्या होंगी, क्या लगता है आपको, ये जो प्रोसेस है वो क्या कुछ हो सकती है? देखिए, प्रोसेस में तो भारत नहीं चाहेगा कि कोई कमी हो, ताकि ये तो बिना किसी डाउट के कंफर्म है कि ये आदमी जो है आतंकवादी जो घटना हुई थी 26/11 की, उसमें ये बिल्कुल संलग्न था और उसका ये मास्टरमाइंड था। और जो इसके कॉल रिकॉर्ड्स हैं जो डेविड कोलमैन हेडली से जो हमारे पास सुरक्षित हैं, और इन कॉल रिकॉर्ड्स के आधार पे ही इसका वहां से एक्सट्रेडिशन हुआ है यूएस से भारत में। तो इसमें तो कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन भारत आने के बाद भी जैसे तहब्बुर राना ने अपने जो एक्सट्रेडिशन को डिले करने की कोशिश की इस आधार पे कि वो भारत में जाएगा तो उसके साथ सही ट्रीटमेंट नहीं होगा, या उसके साथ उसकी फेयर सुनवाई नहीं होगी, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको जल्दी से जल्दी एक फेयर रूप में इसका ट्रायल करें, और इसको जो भी इसका अंजाम है उसको वो अंजाम तक ले जाएं। लेकिन इसके ट्रायल में आई थिंक ड्यू डिलिजेंस होगा पूरा, उसमें कहीं किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन देश जो है कोशिश ये करेगा कि जो इसने जो घिनौनी हरकत करी है उसको उसकी इसको पूरी तरह से सजा मिले। अच्छा, अपने आप को इसने बचाने की पुरजोर कोशिश की थी कि किसी तरह से भी रिपोर्ट ना किया जाए। भारत पार्किंसन बीमारी से अपने आप को पीड़ित बता दिया कि अच्छे से उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा, अच्छे से बाहर टैकल नहीं कर पाएगा। लेकिन तमाम चीज़ें हम कह सकते हैं ना, वो धरी की धरी रह गई आनंद जी, और अब भारत आना ही पड़ा। जी, हाँ। अब भारत इसको आना ही पड़ेगा, और ये हमारे लिए एक मेजर अचीवमेंट है, क्योंकि हमारा जो अजीत डोभाल साहब के जो नेतृत्व में जो हमारा जो नेशनल सुरक्षा की जो टीम है वो पूरी तरह से कारगर है, वो एक्टिव है, वो मतलब बिल्कुल सक्रियता के साथ लगी हुई है, और इस केस को वो फॉलो कर रहे थे, जिसका कि ये नतीजा है कि आज हम तहब्बुर राना को भारत लाने में कामयाब हुए हैं। और तहब्बुर राना से जो आतंकवाद की जड़ें जो पाकिस्तान में है, उस ऐसी संभावना है कि उस उन जड़ों के बारे में काफी जानकारी प्राप्त होगी, और फिर उस जानकारी के आधार पे भारत हो सकता है कि उन जड़ों को कमजोर करने में कुछ सफलता हासिल करे। हम्म। अच्छा, अब यही बात है कि तमाम, और हम अभी तारीफ की बात हुई है, जाहिर सी बात है कि अभी हम ये भी देख पाए कि एक वक्त था अमेरिका के बारे में, जब भी हम अपनी बात रखते थे पहले भी कि आतंकवाद इस कदर पैर पसार रहा है, हम तो 90 से परेशान हैं। आपने देखा ही हम किस तरीके से आतंकवाद से त्रस्त हैं। लेकिन जब भी बात हम इंटरनेशनल फोरम पे रखते थे, हमारी बात को उतना महत्व नहीं दिया जाता था। हम कहते हैं ना कि जब तक आपके ऊपर नहीं बीतती तब तक आप चीज़ों को उतनी दुरुस्त तरीके से समझ नहीं पाते। जब तक अमेरिका के ऊपर नहीं बीता, जब वो ट्विन टावर पे हमला नहीं हुआ, तब तक अमेरिका आतंकवाद के दंश को नहीं झेल पाया। तब वो समझ में आया कि हाँ, ये कितना खतरनाक है। तो ये जो आपसी सामंजस्य है ना, ये तभी फिर बैठ पाया। क्या लगता है आपको? जी हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि
भारत में आतंकवाद तो हम 90 के दशक से ही झेल रहे हैं। एक्चुअली 89 के बाद से ही पाकिस्तान की पुरजोर कोशिश रही है कि कश्मीर में हम आतंकवाद को बढ़ावा दें और जो उनका नापाक खेल है कश्मीर के अंदर, ताकि वो उसको सफल कर सकें। तो भारत ने हर इंटरनेशनल फोरम पे इस समस्या को जो जो है वो ये उठाने की कोशिश करी, लेकिन उसको उस हिसाब से इसको फोकस या अटेंशन नहीं दिया गया जो इसको देना चाहिए था, और इस घटना को उतनी गंभीरता से भी नहीं लिया गया। बेसिकली क्या था कि 1990 में जो कोल्ड वॉर की जब समाप्ति हुई, तो उसके बाद अमेरिका जो है वो एक पीस डिविडेंड का वो यूज करने के मूड में था। वो नहीं चाहता था कि अब किसी हम नए प्रकार के मतलब विवादों में पड़े, और वो उस समय वो चाह रहा था कि अब जो शांति का माहौल है उसका अमेरिका पूरा से पूरा लाभ उठाए। हालांकि ये उन लोगों को भी जब ये तंजानिया और केनिया में जब उनके एम्बेसीज के ऊपर अटैक हुए, तो हम्म। उनको एक आभास हो गया था कि जो आतंकवाद है वो अब एक नई समस्या के रूप में उभर रहा है। कोल्ड वॉर खत्म हो गया है, पर लेकिन एक नई सुरक्षा की चुनौती जो है वो आतंकवाद के रूप में उभर कर सामने आ रही थी। लेकिन जो तंजानिया और केनिया में जो उनके एम्बेसी के ऊपर जो अटैक्स थे, वो उनको उस कदर प्रभावित नहीं कर सके कि वो आतंकवाद के खिलाफ एक गंभीर नीति बना सके। लेकिन जब 9/11 हुआ, जब उनके ट्विन टावर्स पे जब अटैक हुआ, और उसमें जो अमेरिका की सॉवरेंटी और अमेरिका की सुरक्षा को जब इन तत्वों ने सीधे रूप से जब चैलेंज किया, तो अमेरिका बाध्य हुआ ये करने के लिए कि भाई आतंकवाद जो है एक नई समस्या है और ये इसको हमको गंभीरता से लेना होगा। उसके बाद से उनका रूप बदला, लेकिन फिर भी ये देखा गया कि उसके बाद भी जो आतंकवाद जो है वो उनके खिलाफ है, वो उसके खिलाफ काफी गंभीर थे। जो आतंकवाद भारत को प्रभावित कर रहा था, वो उस आतंकवाद को, जैसे कि लश्कर ए तैयबा जैसे मोहम्मद वगैरह है, तो उसको वो हम्म। उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे थे। उनका ज्यादा फोकस अल कायदा वगैरह पे था, आईसिस पे था। जो जो आतंकवादी संगठन अमेरिका को चुनौती दे सकते थे, जो अमेरिका अमेरिका के लिए खतरा थे, वो उनके खिलाफ ज्यादा वो सक्रिय थे। हम्म। लेकिन अब जो चूंकि ट्रंप सरकार आने के बाद, ट्रंप की सरकार जो है वो इस आतंकवाद के खिलाफ काफी सख्त है। हम्म। और जो ट्रंप की पिछले जो टेन्योर था, उसके बाद जब बाइडेन के आने के बाद से जो नीतियों में परिवर्तन हुआ था, उसको हम्म। फिर से एक यू टर्न देने की कोशिश है। हम्म। और इस वजह से ट्रंप सरकार ने भारत के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट किया है, और उसका नतीजा ये है कि हम इस आतंकवाद के मास्टरमाइंड को हिंदुस्तान लाने में सक्षम है। और देखिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे आगे हमारा देश बढ़ रहा है, विकास के पथ पर अग्रसर है, वैसे वैसे जीरो टॉलरेंस की जो नीति है आतंकवाद को लेकर, हम हमेशा खुले मंच पे कर चुके हैं। चाहे वो गृहमंत्री अमित शाह को आपने देखा हो, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी मीटिंग हो, जब भी बात रिप्रेजेंट करता है या कहीं भी जाता है, तो जीरो टॉलरेंस की नीति हमेशा अख्तियार कर रखी है आतंकवाद को लेकर। तो ये एक साफ और स्पष्ट संदेश है तमाम राष्ट्रों को कि देखिए, सब पर बात संभव हो सकती है, लेकिन आतंकवाद को लेकर भारत एक स्पष्ट एक मत है कि देखिए यहाँ पर जीरो टॉलरेंस ही रहेगा, आतंकवाद को किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो ये जो माइंडसेट है, ये सोचना एक कह सकते हैं ना कि हमारी सोच जब मजबूत होती है तो उसका इम्पैक्ट भी तमाम राष्ट्रों पर पड़ता है, सामने वाले इंसान पर पड़ता है। ये भारत का बिल्कुल डेडिकेशन हम कह सकते हैं, ये स्पष्ट है, और यही एक वजह भी है कि हम इसमें कामयाब भी हुए। जी हाँ, ये तो बिल्कुल सही आपने कहा कि भारत की जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की है। क्योंकि देखिए, भारत एक प्रगतिशील राष्ट्र है। आज हमारी अर्थव्यवस्था जो है 6.5 की रफ्तार से बढ़ रही है आगे। और इस तरह के आर्थिक मतलब विकास के लिए, इस तरह के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए शांति और सुरक्षा एक प्री रिक्विजिट है, क्योंकि इसके बिना कोई भी डेवलपमेंट, आर्थिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो नहीं सकता। तो भारत इसलिए हमेशा से ये कहता रहा है कि हम आतंकवाद के प्रति हम बिल्कुल हमारा जो है जीरो टॉलरेंस है। हम इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि अगर देश में शांति व्यवस्था नहीं है तो कोई भी जो उद्योग धंधा है, कोई भी इंडस्ट्री है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आएगी।
आज हम पाकिस्तान की स्थिति देख रहे हैं, आज हम बांग्लादेश की स्थिति देख बिल्कुल। रहे हैं, दोनों देश बिल्कुल ध्वस्त होने की कगार पे हैं। हम्म। उसका प्रमुख कारण यही है कि आज पाकिस्तान में कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी जो प्रायोरिटी है वो उद्योग धंधा या इकोनॉमिक डेवलपमेंट या उनके लोगों का वेलफेयर है ही नहीं। वो तो किसी भी तरह से भारत को परेशान करना चाहते हैं और उसके लिए उनका एक जो आतंकवाद है उनकी फॉरेन पॉलिसी का एक टूल मतलब पिछले बिल्कुल बिल्कुल, देखिए से रहा यही है। जाहिर सी बात है, इस पे आगे भी हम चर्चा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने